Hello, Commando. Welcome to another session of biological classification. And in the last class, we are discussing about the kingdom Monera, और जिसमें हम लोग ने किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल देखा। उसमें ये देखा कि किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल आते हैं, जिसका खास करके एक्सक्लूसिवली एग्जांपल की बात करें तो जिसमें बैक्टीरिया आता है, और उसमें हम लोग ये देखे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया सच एज आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर एक्टिनोमाइसिटिस देखे, और उसके बारे में फिर हम लोग ने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ने माइकोप्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया, जिसमें क्या होती है यूनिक फीचर्स कि दे लैक द सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, और इसीलिए हम लोग माइकोप्लाज्मा को हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, अब इस किंगडम में अब हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाए थे, वो याद होगा तो देखिए वहां से हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ अंदाज लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि वो होता क्या है, बेसिक फीचर्स क्या है। ये प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा में हम लोग मोनेरा में ये बात किए थे कि ये सब कैसा सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल है। और किंगडम प्रोटिस्टा की बात किए थे कि मोनेरा के बाद जो भी है सब का सब कैसा है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, ये एक बात तो पता चल गया कि प्रोटिस्टा कैसा रहेगा, ये यूकैरियोटिक सेल इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये भी बात किए थे कि प्रोटिस्टा के बाद आता है प्लांट किंगडम, फंजाई किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ये बात किए थे। ठीक है, तो उसमें ये बात किए थे क्या चीज कि अब इस प्रोटिस्टा के बाद जितने भी ये तीन किंगडम है, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब कि ये जो प्रोटिस्टा है दिस इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर। तो इसका मतलब अब इसका जो फीचर्स है किंगडम प्रोटिस्टा की, तो सबसे पहला फीचर क्या हो गया कि दे आर यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इसमें कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चलिए ये भी बात पता चल गया, दो बात तो यहाँ पता चल गया। और याद करिए हम लोग जब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, अच्छा ये बात यहाँ पर प्रोटिस्टा किसने दिया है, तो दिया था हैकल ने दिया था। ठीक है, तो हैकल ने हम लोग ये बात बोले थे कि दिस प्रोटिस्टा किंगडम इज आल्सो कॉल्ड एज डस्टबिन ऑफ हैकल। अब डस्टबिन क्यों, तो प्लांट किंगडम और एनिमल को छोड़ दिया जाए तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब प्रोटिस्टा में आते हैं। तो दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन्स क्या क्या चीज, प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, प्लांट एंड एनिमल्स जो भी हो, वो सब का सब अगर वो यूनिसेलुलर है तो वो किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात कर, अच्छा अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर ये प्लांट है और अगर ये एनिमल है, प्लांट है मतलब कि दैट विल बी फोटोसिंथेटिक। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया कि फोटोसिंथेटिक रहेगा, फोटोसिंथेटिक, एंड इट मे बी हेट्रोट्रॉपिक। क्यों, क्योंकि एनिमल है तो हेट्रोट्रॉप्स भी रहेगा। चलिए, तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि नॉर्मली दे आर फोटोसिंथेटिक रहता है। चलिए ठीक है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, तो किंगडम प्रोटिस्टा मेनली या प्राइमरली फाउंड इन द एक्वाटिक मीडियम, प्राइमरली फाउंड इन किसमें, एक्वाटिक मीडियम, एक्वाटिक मीडियम में ये मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से बात करेंगे इस फोटोसिंथेटिक की बात करेंगे कि अगर ये फोटोसिंथेटिक है मतलब इसके पास ऑटोट्रॉप की प्रॉपर्टी रहेगी, इसके पास फोटो पिगमेंट्स रहेगा दैट कैन ट्रैप द सोलर लाइट। चलिए तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं
कि अगर ये फोटोसिंथेटिक है और ये फ्लोट करता हुआ रहता है वाटर में, एक्वाटिक मीडियम में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि द फोटोसिंथेटिक floating protist are collectively called phytoplanktons। एक बात तो क्लियर समझ में हो गया कि फाइटोप्लैंक्टन्स किसको बोल रहे हैं, जो दैट आर नॉर्मली यूनिसेलुलर, दैट हैव द एबिलिटी टू produce the food materials, or we can say that they are autotrophs, और उसको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वैसा एनिमल्स जो कि होलोजोइक नेचर का है, एनिमल्स की बात करें, मतलब दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, दे आर heterotrophs, but they can float in the water system or in the aquatic medium, they are collectively called as zooplanktons। तो चलिए उसके बारे में भी लिख लेते हैं कि अब जूप्लैंक्टन्स किसको बोलेंगे, तो द फ्री फ्लोटिंग होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, होलोजोइक प्रोटोजोअन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स, ठीक है, जूप्लैंक्टन्स। तो अब बात आती है कि ये होलोजोइक वर्ड क्या है। तो होलोजोइक का मतलब होता है दैट कैन डाइजेस्ट देयर फूड विद इन द बॉडी। ठीक है, तो द एनिमल्स या द ऑर्गेनिज्म which take food and the digestion of food take place inside the body, तो उसको बोलते हैं होलोजिक। मतलब जैसे हम लोग की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं और वो फूड का डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर में हो रहा है, तो वैसे मोड को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो वैसा एनिमल्स जो होलोजोइक है, मतलब कि वो डिफरेंट प्रोटोजोन्स, स्मॉलर या इवन फाइटोप्लैंक्टन्स को इंटेक करते हैं, और उसके बाद उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, जूप्लैंक्टन्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं कि इसके पास सेल वॉल, यानी प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, ये डिफरेंट सेल वॉल हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट प्रोटिस्टा ग्रुप में हम लोग देखेंगे ये सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट रहेगा। चलिए, लेकिन हम लोग यहाँ क्या बोल दिए कि सेल वॉल का प्रेजेंट रहेगा। Some protists have flagella. Some protists have flagella और cilia, किसके लिए, मूवमेंट के लिए या फिर फूड कैप्चरिंग के लिए। तो यहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला की जो बात कर रहे हैं, ये दोनों की बात कर रहे हैं, इसकी अगर हम लोग किस लिए प्रेजेंट रहता है, सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, मोटिलिटी के लिए, मोटिलिटी फॉर मोटिलिटी मतलब मूवमेंट के लिए। अब अगर सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो दिस इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, और उस प्रोटीन का अरेंजमेंट एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, 9+2 अरेंजमेंट में वो प्रोटीन अरेंज रहता है। अब ये 9+2 है, सेल चैप्टर में इसका डिटेल देखेंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ओवरऑल बतला देते हैं कि जैसे लेट सपोज प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो ये 2 सर्कल में रहता है,
दो सर्कल में, एक आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल में हम लोग को ऐसे 9 प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे और इनर में 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे, इसीलिए हम लोग इस अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रोटिस्टा के जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होगा। कैसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस एसेक्सुअल में किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है। एसेक्सुअल में हम लोग जानते हैं कि जो सबसे मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बाइनरी फ्यूजन। तो क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ asexual reproduction is binary fusion। और जिसका एग्जांपल हम लोग क्या जानते हैं, अमीबा में होता है। तो बोलिए कि अमीबा का क्या यहाँ पर रोल है सर, तो अमीबा इज ऑल्सो ए प्रोटिस्टा है, ये यूनिसेलुलर एनिमल्स है और इसीलिए हम लोग इसको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा हुआ। ठीक है, दूसरा टाइप का कैसा होता है, तो अब दूसरे टाइप में मल्टीपल फ्यूजन की बात कर लेते हैं। मल्टीपल फ्यूजन में भी हम लोग किसको देखते हैं, अमीबा की बात करते हैं। अमीबा, अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग बाइनरी फ्यूजन की बात करें तो सिर्फ अमीबा नहीं होगा, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पैरामीशियम की, यहाँ हम लोग बात करेंगे यूग्लिना की। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन में अमीबा की बात करेंगे। उसके बाद फिर बडिंग के थ्रू भी प्रोटिस्ट डिवाइड करता है बाय मींस ऑफ बडिंग। अब बडिंग में किस में, तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा, पैरासिनाटा। ठीक है, इसके अलावा अर्सेला। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस करता है। तो और ये किस में होता है, तो स्लाइम मोल्ड्स में होता है, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मली बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द प्रोटिस्ट किंगडम। अब दूसरा टाइप का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल, अच्छा ये आप कोई बतला सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आप पहले से जानते हुए हैं क्या कि एसेक्सुअल में वन पेरेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, whereas in the case of sexual reproduction they require 2 parents, but always this is not true। बट इसका एक एक्सक्लूसिवली अगर हम लोग बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग गैमेट्स की जो बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर क्या होगा, 2 अलग अलग बॉडी में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो वो जो गैमेट्स होगा दैट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन सा, ये गैमेट्स एक जैसा रहेगा देखने में और काम करने में, यानी मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली बोथ आर इन द सेम साइज एंड सेम फंक्शन। तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोगैमी।
आइसोगैमी का मतलब क्या बोले, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली आर सिमिलर। वहीं पर अगर वो डिसिमिलर हो जाता है, यानी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिसिमिलर होता है, तो वो दो टाइप का बनेगा। कौन सा बनेगा कि अगर वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट फंक्शनली सेम है, तब हम लोग उसको बोलते हैं एन आइसोगैमी बोलते हैं, एन आइसोगैम या गैमेट्स। ठीक है। और अगर फंक्शनली भी डिफरेंट है और स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है, तो उसको हम लोग ऊगैमी बोलते हैं, ऊगैमी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ऐसे इसका डिटेल हम लोग को पढ़ना है क्लास 12th में। ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट किंगडम में देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसके टाइप की बात करेंगे, यानी प्रोटिस्ट किंगडम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और उसका पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड क्राइसोफाइट्स। पहला क्या है, क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स। ठीक है। और इस क्राइसोफाइट्स के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो इट इंक्लूड्स डाई आइटम एंड गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी। और इसको गोल्डन एल्गी को हम लोग और क्या बोलते हैं, डेस्मिड भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या बात करते हैं, प्रोटिस्ट में क्या बोले कि दे आर फाउंड प्राइमरली इन दी एक्वाटिक मीडियम। तो क्राइसोफाइट्स भी कहाँ मिलेगा, एक्वाटिक मीडियम में मिलेगा, बट दे आर फाउंड इन दी फ्रेश वाटर मीडियम। सो दिस क्राइसोफाइट्स फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है। बट सम इसके कुछ स्पेसीज जो होते हैं वो मेराइन फॉर्म में भी देखने को मिलता है। तो फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन वाटर सिस्टम। मेराइन इन्वायरमेंट, सीरियसली लिख लीजिए, इन्वायरमेंट। ठीक है। प्रोटिस्ट है, यूनिसेलुलर रहेगा, तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये फ्लोट करता हुआ रहेगा। चलिए, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस क्राइसोफाइट्स आर जनरली फोटोसिंथेटिक। क्या बोल रहे हैं कि दे आर फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हुआ, दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो इसका मतलब कि दिस फोटोसिंथेटिक मीन्स हैव क्या चीज, क्लोरोफिल पिगमेंट ए, क्लोरोफिल पिगमेंट सी, और इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट, फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट रहेगा। फोटोसिंथेटिक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि दे कैन प्रिपेयर दियर ऑन फूड, प्रिपेयर दियर ऑन फूड। और फूड प्रिपेयर करने के लिए लाइट को ट्रैप करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहेंगे। क्लोरोफिल ए जो कि यूनिवर्सल क्लोरोफिल है, लगभग हर प्लांट्स में, हर ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोपिक है उसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहेगा, इसके साथ साथ क्लोरोफिल सी प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा ज़ैंथोफिल्स एंड फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका जो सेल वॉल है सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल है, बट इसका सेल वॉल थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, तो दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, सिलिका का बना हुआ है। ठीक है। और ये सिलिका इस तरीके से अरेंज रहता है, इस तरीके से अरेंज रहता है कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। ठीक है। ठीक है। तो ये सिलिका एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाता है। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, सोप केस देखते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे हैव टू थिन overlapping
ओवरलैपिंग सेल। अब ये देखिए ओवरलैपिंग है, कैसा देखने में लगेगा, कैसा देखने में लगेगा, तो ये एक सोप बॉक्स के लुकिंग लाइक, यहाँ पर लिख देते हैं लुकिंग लाइक सोप केस। ठीक है, कैसा देखने में लगेगा, तो देखिए कैसा रहेगा, ये एक नीचे का सोप केस का ढक्कन होता है। ठीक है, इसके ऊपर में क्या देखते हैं, इसके ऊपर में एक और इस तरीके का ढक्कन रहता है जो इसको पूरी तरीके से टाइटली फिट रहता है। तो ठीक इसी तरीके का रहेगा, यानी ओवरलैपिंग सेल देखने को है। अब इसमें देखिए कि ऊपर वाला ढक्कन को क्या बोलते हैं, क्योंकि ऊपर है तो इसको हम लोग बोलते हैं इपिथिका बोलते हैं, इपिथिका। यानी ये क्या हो गया, अपर लीड हो गया। और जो लोअर लीड है ये हमारा क्या है, लोअर लीड है ढक्कन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये ईपी हो गया ऊपर वाला, ये नीचे है तो इसको हाइपो बोल देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो। एक मिनट, इसको क्या बोल दिए, हाइपोथिका बोल दिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, दो केस, दो सेल प्रेजेंट है, एक अपर सेल एक नीचे लोअर सेल। अपर सेल को इपिथिका बोलते हैं, लोअर लीड्स को हम लोग हाइपोथिका बोलते हैं। ठीक है, और जब ये डाई एटम्स मरेंगे, डेथ होगा, तो ये क्या होगा, ये जो सिलिका, क्योंकि इसका सेल वॉल जो है सिलिका का बना हुआ है, ये धीरे धीरे डिपॉजिट होगा। एंड डिपॉजिट होने के कारण क्या होता है कि एक 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 रिजेस जैसा बन जाता है इन दी मेराइन वाटर बॉडीज, और उसको हम लोग बोलते हैं डाई एटॉमस अर्थ बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अब ये जब इसका, अब ये सिलिका का बना हुआ है सेल वॉल, तो वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी हम लोग चलिए लिख लेते हैं सेल वॉल इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, तो इसके कारण जब डाई एटम्स डेथ होगी, डाई एटम्स विल डाई, देन क्या होगा, उसका जो सेल वॉल है, देन दियर सेल वॉल डिपोजिट, डिपोजिट कहाँ पर, जिस मीडियम, जिस हैबिटेट में रह रहा है, यानी मेराइन हैबिटेट में, डिपोजिट इन दियर हैबिटेट। बट अब क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक बार मरा और उसी में ये पूरा माउंटेन जैसा बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, तो इट विल टेक मिलियन और बिलियन ईयर्स टू फॉर्म ए ह्यूज, ह्यूज, क्या उसको बोल सकते हैं, ह्यूज अर्थ टाइप का बनने में इट विल टेक मिलियन और बिलियन ईयर्स, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डाई एटॉमस अर्थ बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि डाई एटम्स विल डाई, देन देयर सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट एंड फॉर्म डाई एटॉमस अर्थ, डाई एटॉमस अर्थ। ठीक है, उसको हम लोग डाई एटॉमस अर्थ बोल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो डाई एटॉमस अर्थ हो गया, बन गया। अब इसका यूज कहाँ होगा, अच्छा यूज से पहले एक और पढ़ लीजिए, क्या चीज, कि अगर ये फूड सिंथेसिस करता है, ऑब्वियसली सी बात है, ये ऑटोट्रॉप से फूड सिंथेसिस किया, तो फूड सिंथेसिस करने के बाद उस फूड को स्टोर किस फॉर्म में करेगा, तो जो इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा वो स्टोर रहेगा ऑयल्स के फॉर्म में, और नहीं तो फिर पॉलीसैकेराइड्स यानी शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको लिख लीजिएगा कि द रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑयल एंड पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड कैसा है, या कि उसका नाम स्पेशली क्या दिया गया है,
तो इसको बोलते हैं क्राइसो लैमिनेरियन, लैमिनेरियन, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसिन बोलते हैं, ल्यूकोसिन। और ये टर्म पूछा गया है, ये टर्म पूछा गया है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो डाई आइटम्स है वो अपना भोजन खुद बनाया और उसको ऑयल के फॉर्म में या फिर शुगर यानी पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में स्टोर किया, और जो स्टोर किया गया है उस मॉलिक्यूल को यहाँ पर नाम क्या दिया गया है, क्राइसोलेमिनेरियन या फिर ल्यूकोसिन नाम दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके यूज के ऊपर आते हैं कि ये जो डायटम्स यानी जो क्राइसोफाइट्स है इसका यूज क्या है। तो डायटम्स को, चूंकि ये इसका जो सेल वाला है वो सैंडी यानी सिलिका का बना हुआ, तो ग्रिटी नेचर का रहता है, और ग्रिटी नेचर के होने के कारण दिस इज यूज्ड इन द पॉलिश इंडस्ट्री, यूज्ड इन पॉलिशिंग। इसके अलावा और कहाँ पर यूज होता है, तो ये नॉर्मली ऑयल्स एंड मेडिकल इंडस्ट्री में यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी में सिरप को फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। इसके अलावा और क्या बोलते हैं कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो डाई आइटम्स होता है दैट आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। क्यों इसको बोल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए, चीफ प्रोड्यूसर क्योंकि दिस इज यूनिसेलुलर, दिस इज प्रेजेंट इन द ओशियन, they can trap the maximum amount of light and prepare their food, so they can have in the large amount, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं they are the chief producer in the ocean। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, क्राइसोफाइट्स, जिसमें हम लोग देखे डायटम्स के बारे में देखे। अब हम लोग जो इसके दूसरे टाइप की यानी प्रोटिस्टा की यानी प्रोटिस्टा के दूसरे टाइप की बात करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, तो यहाँ पर सिंपली तौर पर अगर इस ग्रुप के यानी प्रोटिस्टा के इस ग्रुप को याद रखना है तो इसमें क्या देखना है कि डाई का मतलब क्या होता है, दो, टू, और यहाँ पर क्या है, फ्लैजिला, ठीक है। तो इस ग्रुप में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं दैट हैव द टू फ्लैजिला। बड़ा यूनिक फीचर है डाइनोफ्लैजिलेट्स की, क्या चीज कि इसके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे एंड बोथ फ्लैजिला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक फ्लैजिला अगर लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है तो दूसरा ट्रांसवर्सली प्रेजेंट रहेगा। ये इसका यूनिक फीचर्स है। चलिए अब बाकी इसके प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होता है दे आर मोस्टली मेराइन, यानी इसका हैबिटेट कैसा है, ओशियन में पाया जाने वाला ये डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है, ठीक है। इसके पास लार्ज प्रोमिनेंट है, लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोकैरियन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास एक बड़ा सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोकैरियन। अब ये मेसोकैरियन की खासियत क्या है, यानी इसके न्यूक्लियस की खासियत क्या है कि इट्स डीएनए इज विदाउट द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन
अब यहाँ पर बात करें सर ये हिस्टोन क्या आ गया, डीएनए क्या है। डीएनए आप लोग जानते होंगे, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इसके न्यूक्लियस में ये जो डीएनए होता है, इस तरीके से डीएनए होता है। यहाँ पर क्या होता है कि बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है। तो हिस्टोन इज ए प्रोटीन। प्रोटीन कैसा प्रोटीन है? तो दिस इज बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन क्यों? क्योंकि अब क्या है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव प्रोटॉन के पास जाकर ये अपने आप को एसोसिएट करता है और ये स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। तो सिंपली तौर पर याद रखिए कि इसका जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं कि ये मोस्टली मेराइन है। मेराइन है तो कुछ फोटोसिंथेटिक भी होता है बट कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। तो दे आर ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। इसमें कुछ जो स्पेसीज हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होता है और कुछ हेट्रोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक के मतलब क्या हो गया? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक रहेगा। और जब फोटोसिंथेटिक है मतलब इसके पास पूछा गया है इसके पास कौन कौन सा पिगमेंट्स प्रेजेंट रहेगा। तो इसके पास क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल सी, इसके अलावा कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स, इसके अलावा डाइनोजैंथीन, डाइनोजैंथीन, इसके अलावा पेरिडिनिन पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो मतलब ये मेन तो आपका क्लोरोफिल ए और सी है कि जो इसको फूड बना देगा, बट उसको कलर इम्पार्ट यानी डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। तो उसको जो कलर इम्पार्ट कर रहा है, कलर दे रहा है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइनोजैंथीन, पेरिडिनिन। ये सब उसको कलर इम्पार्ट करते हैं, कलर देते हैं। जैसे कोई येलो दिखेगा, कोई ग्रीन दिखेगा, कोई ब्लू, ब्राउन, वो सब, या रेड, डिपेंडिंग अपॉन दियर पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स जो प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग वैसा दिखेगा। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज कि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल, दिस डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव सेल वॉल। अब जैसे पिछले वाला में हम लोगों ने क्या बोला था, डाई आइटम्स में सेल वॉल सिलिका का बना हुआ है। इसका सेल वॉल बना हुआ है मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है। तो इसलिए क्या बोले थे प्रोटिस्ट में, किसका पास सेल वॉल तो है बट डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन का देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसका सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है। और बड़ा ही यूनिक फीचर्स क्या बतलाए कि दे हैव टू फ्लैजिला, दे हैव टू फ्लैजिला। ठीक है। अब टू फ्लैजिला कैसे? तो वन इज लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली, और दूसरा है वन इज वर्टिकल। वर्टिकल कैसे? तो जैसे ये हमारा लेट सपोज स्पेसीज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दो ग्रूव पाए जाएंगे। ग्रूव इस तरीके से ग्रूव देखने को मिलेगा, एक ग्रूव इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और एक ग्रूव वर्टिकल देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग को दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। तो ये क्या हो गया दोनों? ये दोनों हमारा फ्लैजिला हो गया। और इसका ये जो दो फ्लैजिला दोनों आपस में परपेंडिकुलरली प्रेजेंट रहते हैं, वन लॉन्गिट्यूडनली एंड वन इज वर्टिकल। और दिस टू फ्लैजिला आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल जैसे कॉर्नोलेक्स, कॉर्नोलेक्स,
ठीक है। अब ये अपीयर होता है रेड कलर के अपीयरेंस इसको है, इसीलिए इसको हम लोग रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के नाम से जानते हैं। कैसे भाई? तो इस गोनोलेक्स के पास ल्यूसीफेरिन रहता है, ल्यूसीफेरिन मॉलिक्यूल्स, ल्यूसी यहाँ पर लिख लीजिए, गोनोलेक्स हैव ल्यूसीफेरिन मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प इन बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस। अब देखिए हर एक टर्म को हम लोग क्या पढ़ते हुए चल रहे हैं, ये ल्यूसीफेरिन मॉलिक्यूल्स है। ल्यूसीफेरिन मॉलिक्यूल्स काम क्या करता है कि ये बायोलुमिनेसेंस में हेल्प करता है। और बायोलुमिनेसेंस में क्या होता है कि सबसे पहले ये एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, फर्स्ट में ट्रैप करेगा और उसके बाद फिर एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पर ट्रैप करेगा कोई और वेवलेंथ को और रिलीज करेगा कोई और वेवलेंथ को। उस दौरान इसमें क्या होता है, लाइट का जनरेशन होता है, और लाइट का जनरेशन होता है और इसकी अपीयरेंस कैसा है, रेड कलर का देखने को मिलता है। इसीलिए गोनोलेक्स इज ए रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, गोनोलेक्स इज ए रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, इसको रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये रेड कलर का अपीयरेंस होता है और इसके हैबिटेट हम लोग क्या बोले, मोस्टली मेराइन। तो अब ये जो समुद्र में रेड टाइड्स हम लोग को देखने को मिलता है, कहाँ पर, जहां पर गोनोलेक्स की संख्या ज्यादा रहेगी तो वहां पर क्या होगा कि जैसे लेट सपोज यहाँ पर इस तरीके से समुद्र का वेव है और इस अमाउंट में इस एरिया में अगर गोनोलेक्स या रेड डायनोफ्लैजिलेट्स खूब सारा है तो यहाँ से टाइड अगर ऊपर उठेगा, यहाँ से टाइड अगर ऊपर उठेगा तो दूर से आपको क्या देखेगा, रेड कलर का टाइड हम लोग को देखने को मिलेगा, रेड टाइड्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेड टाइड्स अपीयरेंस इन द सी। किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गोनोलेक्स, या फिर वी कैन से दैट द रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं गोनोलेक्स प्रेजेंट, या हम लोग लिख सकते हैं गोनोलेक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन that they make the sea appear as red, और जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेड टाइड्स बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेड टाइड्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड टाइड्स किसकी वजह से फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम लोग एक फंगस, हम लोग जब एल्गी पढ़ेंगे प्लांट किंगडम तो वहां पर हम लोग एल्गी का डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं, उसमें एक आता है रेड एल्गी आता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये इसका उसके ऑप्शन में, आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में रेड एल्गी भी दिया हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ से रेड और ये रेड टाइप्स, तो लोग क्या करते हैं इससे मैच करवाकर ऑप्शन में रेड एल्गी टिक कर देते हैं। बट this red tides is not due to red algae, but this is due to the dinoflagellates, red dinoflagellates गोनोलेक्स के कारण होता है। ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर संख्या बढ़े, गोनोलेक्स की संख्या बढ़ेगी तो वो रेड कलर का दूर से अपीयर होगा सी में, और उसी को हम लोग रेड टाइड्स बोलेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन जब ज्यादा होगा तो टॉक्सिन्स भी रिलीज करेगा। टॉक्सिन का मतलब क्या हुआ, जहर। टॉक्सिन रिलीज होगा, टॉक्सिन विल रिलीज बाय लार्ज नंबर। जब लार्ज नंबर में प्रेजेंट रहेगा तो टॉक्सिन्स भी रिलीज करेगा। अब ये टॉक्सिन्स किस तरीके का, ये टॉक्सिन्स का नाम भी पूछा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सीटॉक्सिन केमिकल्स बोलते हैं, सेक्सीटॉक्सिन। और ये जहरीला होता है। जहरीला क्या होता है कि जिस पानी में, क्योंकि अगर ये इस समुद्र में रह रहा है, इस तरीके से सी में रह रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अगर केमिकल रिलीज किया तो इसके आसपास वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स रहेंगे, जो फिश रहेंगे, वो सब मर जाएगा। ठीक है।
या फिर अदर कोई भी मेराइन एनिमल्स रहेंगे वो सब मर जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, इस टॉक्सिन्स रिलीज बाय लार्ज नंबर एंड दे किल the other marine animals such as fish को वो मार देगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, यूजेस की बात करते हैं, तो इसको हम लोग दो चीजों में यूज करते हैं डाई आइटम्स को। कौन कौन सा, तो एक हम लोग यूज करते हैं एज ए मेडिसिन, और वहीं पर दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्मेटिक के तरह भी यूज किया था, कॉस्मेटिक फील्ड्स में, कॉस्मेटिक्स। तो दिस dinoflagellates is used in medicine as well as the cosmetic industries। अब हम लोग बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट बात की कि डायनोफ्लैजेलेट्स को और क्या बोलते हैं। तो डायनोफ्लैजेलेट्स is also called as pyrophyta। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या बोल दिए कि डायनोफ्लैजेलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोफाइटा के भी नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रोटिस्टा दैट इज यूग्लिनॉइड्स, और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है?